दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी 20 जुलाई को मतलब कल ही 20 जुलाई को एक नया रूल लागू हुआ है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोला जा रहा है और ये 20 जुलाई 2020 से हमारे देश में पूरे देश में लागू हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल और 15 मई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो क्लास में दूंगा। तब तक आप वीडियो को पूरे अंतिम तक देखिए और फिर इसका हम क्वेश्चंस के बारे में आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये 20 जुलाई का आर्टिकल है द हिंदू का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स मोर पावर टू कंज्यूमर्स, एक्सपर्ट्स से। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको 2019 बोला जा रहा है, और ये जो है कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये मोर पावर मतलब ज़्यादा पावर देगा, पहले के मुकाबले इनको ज़्यादा पावर देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब हम किसे कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है एज ए पर्सन हु बाय एनी गुड्स और अवेल ए सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब कंज्यूमर हम उसे बोल सकते हैं जो कोई गुड्स या सर्विस खरीदता है और उसको वो यूज करता है। तो जो भी कोई गुड्स या सर्विस खरीद के उसका यूज करता है उस पर्सन को हम कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर में डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन ए गुड्स फॉर रिसेल, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा जो किसी गुड को रिसेल के लिए रखता है या गुड और सर्विस को रिसेल के लिए रखता है या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। कंज्यूमर किसे बोलेंगे? जो उस गुड्स या सर्विस को यूज कर रहा है, ना कि उसको रिसेल कर रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। और ये जो है कोई भी व्यक्ति जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ट्रांजेक्शन थ्रू ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। आप अगर किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं और उसके लिए आप पे कर रहे हैं तो आपको क्या माना जाएगा? आपको कंज्यूमर माना जाएगा। वो भले ही आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप टेली शॉपिंग में हो, किसी भी तरीके से अगर आप पे कर रहे हैं और सर्विस को या गुड्स को अवेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको कंज्यूमर माना जाएगा। और कंज्यूमर के राइट्स क्या है? तो कंज्यूमर का राइट्स है कि बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर हजार्ड्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लाइफ के लिए और आपके प्रॉपर्टी के लिए हजार्ड्स है, मतलब वो हानिकारक है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिले। बी इन्फॉर्म ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपको जो प्राइस गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी प्योरिटी का क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मतलब कंज्यूमर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विस एट कम्पिटेटिव प्राइस, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई एक कंपनी हो और वही आपको सारी चीज़ें दे रही हो और मतलब आपको कम्पिटेटिव प्राइस भी नहीं मिल रहा हो। कम्पिटेटिव प्राइस भी मतलब लाइक अगर हम एक ही सर्विस के लिए लेते हैं कि आप अगर कहीं जा रहे हो क्लास करने के लिए जा रहे हो, तो मान लीजिए दो कंपनी है, एक ए और बी है, तो आपको अधिकार है कि आप ए या बी में से किसको आप चुन रहे हैं। आप किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं, आपको जिसका भी प्राइस, जिसका भी क्वालिटी, जिसकी भी क्वांटिटी अच्छी लगे आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो। तो ये जो है कंपटीटिव प्राइस पे एश्योर्ड ऑफ एक्सेस ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स कस्टमर को मिलने चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारा सीक रिड्रेसल, मतलब कंज्यूमर को ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ उसको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। और ये जो है लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कंज्यूमर को। अब क्या किया गया, ये जो कंज्यूमर्स और इसके कंज्यूमर्स के राइट थे, सबसे पहले जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो राइट्स आया था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट 1986 में आया था। तो क्या ऐसे रीजन्स हैं 1986 में जिसके कारण हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को चेंज करके 2019 में फिर से इसको लागू करना पड़ा? तो वहाँ पे क्या था कि कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स अंडर 1986 एक्ट ड्यू टू द एम्बिगियस एंड कम्प्लेक्सिटी इन द एक्ट, मतलब 1986 वाला एक्ट इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स था कि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, कंज्यूमर्स अपने राइट्स के बारे में अनअवेयर था। उसके बाद था कि व्हाइल द इट टुक्स 12 मंथ ऑन एन एवरेज टू रिजॉल्व ए कंज्यूमर केस, मतलब एवरेज में 12 मंथ, ये आप सालों साल लग जाते थे। पहले क्या था कि इस एक्ट के तहत जो है आपको सालों साल इंतजार करना पड़ता था, ताकि आपने जो कुछ बाई किया है, जो कुछ परचेज किया है, या आपने जो कुछ भी सर्विस ली है या गुड्स लिया है, अगर वो खराब निकलता है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जो है उसको रिजॉल्व करने में कंज्यूमर कोर्ट जो है इसको सालों साल लगा देते थे। और ये देख रहे एवरेज में 12 मंथ है, कभी कभी ये 5 से 6 साल 7 साल भी चला जाता था। तो इतना लंबा टाइम लगता था, इस कारण से इसको जो है चेंज करने की, इसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई।
उसके बाद आप देखते हो कि डज नॉट एड्रेस कंज्यूमर कॉन्टैक्ट बिटवीन ए कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चर दैट कंटेन अनफेयर टर्म्स। अब जो है ये कोई भी कंज्यूमर ये बोलता था कि कंज्यूमर अगर कोई बाइक मतलब कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मतलब अगर बहुत सारे लॉ ऐसे हैं बहुत सारे कंट्री में कि अगर आप एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है और उसने किसी दूसरे कंपनी से जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से उसने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है वो हमारा मतलब अच्छा होना चाहिए और आप इसके बारे में कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्ट था वो बताता है कि डज नॉट एड्रेस कंज्यूमर कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चर, ये इन दोनों को अलाउ नहीं कर रहा था। ये मतलब मैन्युफैक्चरर्स को या जो भी प्रोडक्शन थे प्रोड्यूसर थे उनको ज़्यादा अधिकार दे रहा था और कंज्यूमर को बहुत ही कम। तो उन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए जो है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया और ये लागू कब से हुआ है हमारे देश में, तो ये जो लागू हुआ है ये 20 जुलाई 2020 से ये हमारे देश में लागू किया गया है। और इसमें क्या नई चीज़ है, तो ये तो कम इनटू इफेक्ट 20 जुलाई 2020 से हुआ है और ये जो है क्या करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करेगा और ये क्या करेगा मोर पावर टू कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स को जो है ज़्यादा पावर देगा। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग ऑफ द अथॉरिटीज, मतलब ये यहाँ पे क्या होगी कि ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पे अथॉरिटीज का सेटअप किया जाएगा और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, ताकि जो है जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट है उसको बहुत ही जल्दी सेटल किया जाए। द बिल ऑल्सो सीक्स टू ब्रिंग ई कॉमर्स अंडर देयर जुरिडिक्शन, मतलब जब 1986 में जब ये बिल आया था उस समय ई कॉमर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो ई कॉमर्स इसके अंदर नहीं था, तो ई कॉमर्स वाले इसका बेनिफिट उठा रहे थे। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आप प्रोडक्ट कुछ और मंगा रहे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से और आपके पास प्रोडक्ट कुछ और निकल आता है यहाँ। तो नए पुराने कानून के तहत 1986 वाले कानून के तहत आपके पास क्या था, ई कॉमर्स को सू करने का मतलब उनको उनके ऊपर मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या है कि इसको भी ई कॉमर्स को इसके अंदर लाया गया है। अब आप ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। एंड होल्ड सेलिब्रिटीज अकाउंटेबल फॉर फेल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट दे आर इंडोर्स। अगर कोई भी सेलिब्रिटी, अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी कुछ ऐसे प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है जिसमें बहुत ही फेल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप इवन सेलिब्रिटीज को भी अकाउंटेबल कर सकते हैं, इसके लिए उनके ऊपर भी केस कर सकते हैं। अब इसके तहत जो 3 तरह के कोर्ट्स का जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे 3 तरह के कोर्ट्स का यहाँ पे गठन किया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, द बिल प्रपोजेज ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंडोर्स कंज्यूमर राइट्स एज ए क्लास एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो था कंज्यूमर कोर्ट्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, तो उनके जो क्षमता है आगे मैं बात करूँगा उनके बारे में, तो उनकी जो केस लड़ने की क्षमता है कि कौन सा जो लेवल का कोर्ट है वो कितने रुपीज़ तक का केस जो है देख सकता है, तो उस चीज़ में भी चेंजेस किए गए हैं। और उसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज की भी स्थापना करने की बात की गई है। अब हम देखेंगे द बिल प्रपोज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एडवर्टाइजर। अब यहाँ पे जो लॉ में जो नया नियम लाया गया है उसमें जो एडवर्टाइजर है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। बट नॉट अगेंस्ट द मीडिया थ्रू विच द एडवर्टाइजमेंट इज बिंग पब्लिसाइज। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, कोई ऐड देख रहे हैं और वो ऐड जो है किसी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो अगर उसमें कोई फेल्स इन्फॉर्मेशन है, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप फेसबुक को सू नहीं कर सकते, फेसबुक को यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और जो एडवर्टाइजर है, मतलब मान लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आप उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस कर सकते हैं। तो क्या है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एडवर्टाइजर, जो एडवर्टाइजर है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, ना कि जो मीडिया जिसके थ्रू वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। मीडिया कुछ भी हो सकता है, फेसबुक हो मतलब ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सेलिब्रिटीज, अगर कोई सेलिब्रिटीज पकड़े जाते हैं जो मिसलीडिंग या फेल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो उनको जो है पहले 10 लाख का फाइन उनके ऊपर किया जाएगा। अगर वो ऑफेंस रिपीट करते हैं, मतलब वो बार बार इस चीज़ को करते हैं, तो उनको 50 लाख तक का फाइन और जेल टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो उनको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है अगर वो दोबारा इस गलती को दोहराते हैं। तो अब बात करते हैं इस की फीचर्स की। तो ये जो बिल है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहाँ पे क्या है, कंज्यूमर कैन नाउ इंस्टीट्यूट ए कंप्लेंट फ्रॉम वेयर दे रिसाइड और वर्क फॉर गेन। एक्चुअली पहले क्या होता था कि अगर एग्जांपल के लिए लेते कि आप बिहार के निवासी हो और आपने दिल्ली में कोई सामान खरीदा और बिहार आ गए, अब बिहार आ गए, तो पहले क्या था कि अगर आप सामान आपका गलत निकल रहा है, फेल्स मतलब उसमें कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपको उसको मुकदमे के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आप बिहार में ही जो है इसको
कंज्यूमर जो है कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और इवन जो है आप ई फिलिंग, सरकार जो है ई फिलिंग मतलब पे ज़्यादा जोर दे रही है। ई फिलिंग मतलब आप जो है आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेबसाइट खोलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो भी है हमारे देश में, और उस वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली वहीं कहीं से भी आप उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर के लिए बहुत ही बड़ी बात हुई कि जहाँ वो है वहीं से वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो हम अगर कोर्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है वहाँ पे पहले 20 लाख का होता था, लेकिन 20 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। ये चेंजेस लाया गया और ये चेंजेस आपको याद रखना है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमीशन है वहाँ पे पहले 20 लाख का होता था 1986 वाले, लेकिन 2019 में जो है इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें तो जो स्टेट कमीशन था, स्टेट कमीशन में पहले हम 1 करोड़ तक का देखते थे, तो 1 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। और नेशनल कमीशन में मतलब जो नेशनल लेवल का कोर्ट होगा वो 10 करोड़ से ज़्यादा का देखेगा, जबकि वहाँ पे पहले ये लिमिट क्या था, 1 करोड़ ही था। तो ये जो 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, और नेशनल लेवल पे जो है 10 करोड़ से ज़्यादा के जो मामले होंगे उसके जो उस पर जो सुनवाई करेगी वो नेशनल लेवल का कोर्ट करेगी। उसके बाद क्या है, वेल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ई कॉमर्स आर नॉट एट नोटिफाइड, मतलब ई कॉमर्स किसको मानेंगे उसको अभी तक यहाँ पे नोटिफाइड नहीं किया गया है। इन्होंने बोला तो है कि ई कॉमर्स को हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स को इसके अंदर लाएंगे, लेकिन ई कॉमर्स किसको माना जाए, क्योंकि एफडीआई में हमारे यहाँ एफडीआई के रूल के अंदर ई कॉमर्स का कुछ और डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ई कॉमर्स को अभी नॉट नोटिफाई किया गया। ए सेक्शन रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर जो थ्रू ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, इज नोटिफाइड, उनको नोटिफाई किया गया है। और पार्टी कैन बी अलाउड टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन, एक मेडिटेशन पैनल बनाया जाएगा। और मान लेते 2 पार्टीज है और तो दोनों चाहे तो एक दूसरे से समझौता कर सकती है इस मेडिटेशन पैनल के थ्रू। तो यहाँ पे एक मौका भी दिया गया है जो पहले नहीं मिलता था। पहले अगर आपने केस कर दिया तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि आप मेडिटेशन के थ्रू जो है आप इसको सुलझा सकते हैं। उसका द लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग ऑफ अपील टू द स्टेट कमीशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 डेज टू 45 डेज। मतलब अगर आपने डिस्ट्रिक्ट से कोई निर्णय ले लिया और डिस्ट्रिक्ट उसके बाद क्या होता था कि पहले आपको 30 दिन मतलब लगभग 1 महीने का टाइम मिलता था कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई निर्णय आ गया तो उस निर्णय को चुनौती देने के लिए आपको स्टेट कमीशन में आपको 30 दिन का ही टाइम मिलता था, लेकिन उस टाइम को बढ़ा के क्या कर दिया गया, उसको बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। उसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई केस की सुनवाई हो गई है तो जिसके विरोध में वो फैसला आया है, अगर वो स्टेट लेवल पर जाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा जो अमाउंट ऑर्डर किया गया है उसका 50% पहले डिपॉजिट करना होगा। द अपोजिट पार्टी नीड्स टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट ऑर्डर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जितने का मान लेते हैं, अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बोला है कि आपको 1 लाख का मुआवजा देना है तो और कंपनी अगर स्टेट कमीशन में जाती है तो कंपनी को क्या है 50 लाख रुपये पहले जमा करना होगा। अगर 1 करोड़ का दिया गया है तो 50 करोड़ का मुआवजा पहले जमा करना होगा बिफोर फिलिंग एंड अपील। और पहले ये क्या था, तो पहले जो मैक्सिमम था ये 25,000 था। पहले आपने कितने का भी ऑर्डर दिया है, मानते अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपको 50 लाख का दिया है कि 50 लाख का मुआवजा आपको देना है, तो उस समय क्या था कि आपको बस 25,000 ही जमा करके आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जा सकते थे। तो इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो ये सारे जो है इसके फीचर थे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जगह जगह पे पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया था, तो ये 15 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आप कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू द रीडर।